नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार है हमारा, इंतज़ार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी लाइन है। इंतज़ार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार आज नहीं कर रहे कल करेंगे, उनके साथ क्या होता है, उनकी कल कभी आती ही नहीं है, सही समय उनका कभी आता ही नहीं है। और क्या होता है, काम बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं आज नहीं यार, वीडियो कल देखेंगे। कल क्या होता है, कल तो फिर दूसरे दिन की भी वीडियो हो जाती है। फिर क्या होता है, वो देख ही नहीं पाते हैं, है ना। आज का काम आज ही ख़त्म कीजिए, कल के लिए मत छोड़िए। जो लोग कल के लिए छोड़ देते हैं उनका कभी पूरा होता ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, आज अभी नहीं तो कभी नहीं। आज क्या, मैं तो कह रही हूँ अभी से स्टार्ट करो। अपने किसी भी काम को नेक्स्ट टाइम के लिए या कल के लिए छोड़ो ही मत। ठीक है, जो अभी अपना कार्य समाप्त करते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। आज का काम आज ही ख़त्म करते हैं। प्रश्न है हमारा, कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अब प्रश्न देख लीजिए, कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है। निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने ये कल भी बताया था। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। चलो आंसर ले लेते हैं। ये जो कुछ शब्द है ये क्या कर रहा है, कुछ शब्द किसी निश्चित वस्तु या मात्रा का बोध नहीं कराता है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। यदि निश्चित मात्रा का बोध करा रहा होता है, निश्चित वस्तु का बोध करा रहा होता तो क्या होता, निश्चयवाचक होता। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये किसी निश्चित वस्तु या मात्रा का बोध नहीं कराता है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कुछ शब्द भी आएगा और कोई शब्द भी, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है, तालव्य से उसको नहीं बोला जाता है। बोल के देख लीजिए, कौन सा इनमें से ऐसा वर्ण है जो तालु से नहीं बोला जा रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न पैट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लेखपाल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा, ई जो है ये तालव्य है, से जो है ये भी तालव्य है, यह है ये भी तालव्य है। तालव्य क्या नहीं है, द। द क्या है, दंत वर्ण है ये, द दंत से बोला जा रहा है। ठीक है, दंत वर्ण है। ई, शय और ये तालव्य वर्ण है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कन्फ्यूजन तो किसी को कोई रहता ही नहीं है ना, होता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलते। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, यह कमला की गाय है। कौन सा कारक है, कारक पूछा है प्रश्न में। यह कमला की गाय है,
कौन सा कारक है? कर्ता है, करण है, अपादान है या संबंध है? कारक सभी को आते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमला की गाय है में कौन सा कारक है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आंसर देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सही आंसर पता हो तभी हम आंसर देंगे। हमें हिंदी के बारे में या उस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, हम तब भी आंसर दे देंगे। ज़रूरी नहीं है सभी प्रश्नों का आंसर हमें बिल्कुल सटीक पता होता है। ठीक है, कैसे देंगे अब ये इस प्रश्न से देख लेते हैं हम। अब हम देखेंगे इसमें कर्ता कारक। कर्ता कारक की कोई विभक्ति लगी हुई है इसमें? नहीं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। इसमें क्या लगा हुआ है? यह कमला की गाय है। ये है करण कारक। इसमें क्या होती है? विभक्ति क्या होती है इसकी? को। इसमें को लगा हुआ है? नहीं है ना, ये भी नहीं है। अब क्या हो गया हमारा? अपादान। अपादान में क्या विभक्ति होती है उसकी? से। कारक चिन्ह क्या होता है उसका? से। करण का कारक चिन्ह को होता है, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। इसमें से कोई सा भी हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठा। अब क्या देखते हैं? संबंध वाला। संबंध में क्या कारक चिन्ह लगाते हैं हम? से। संबंध में क्या लगाते हैं? अपादान में से लगाते हैं, संबंध में का, की और के। ठीक है, ये किस में लगाते हैं? संबंध कारक में लगाते हैं, का, की, के। अब इसमें क्या मिल गया हमें? की मिल गया। तो क्या हो गया? ये संबंध कारक हो गया। एक और तरह से इसको देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अब यह है कमला की गाय है। की जो है ये कमला और गाय के बीच संबंध स्थापित कर रही है, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। यह जैसे ये होता अशोक का पुत्र अमेरिका गया है, तो क्या होता? अशोक का पुत्र का कारक चिन्ह लग रहा होता उसमें, वो भी अशोक और पुत्र के बीच क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न है हमारा, दंत धावन का तद्भव शब्द है। दंत धावन का तद्भव पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दंत धावन का तद्भव क्या होगा? ये भी आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। दंत धावन का तद्भव क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या है? दातुन। दातुन क्या होती है? दातुन वो होती है जो नीम के पेड़ की जो टहनी से दांत साफ करते हैं ना, उसे हम दातुन कहते हैं। ठीक है, कॉलगेट से करने वाले को तो ब्रश कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, क्रिया शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्रिया शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जो उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा? जल्दी से आप आंसर दीजिए। आंसर दीजिए जल्दी से। लगा के देख लेते हैं एक बार। अनक्रिय कोई शब्द होता है? अनक्रिय, अक्रिय, प्रक्रिय। क्या हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं ना। क्रिया का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। क्रिया का मतलब होता है हमारा खरीदना। ये कह रहा है कि ऐसा उपसर्ग लगाना है जिससे क्या हो जाए? विपरीत हो जाएगा।
तो हम यदि उसमें लगा दें विक्रीय तो क्या हो जाएगा उसका अर्थ? बेचना। ठीक है, और कोई उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत नहीं हो रहा है, लेकिन वि उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सरला से फल खाया जाता है। यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। इसका कृतवाच्य बनाना है हमें। कैसे बनेगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सरला से फल खाया जाता है, कृतवाच्य बनाना है इसका, जल्दी से बनाइए। सरला फल खाई, ये होगा सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई या सरला फल खाती है, कौन सा होगा? जल्दी से आप बताइए आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा होगा इसका कृतवाच्य। पहले ये देख लेते हैं कृतवाच्य होता क्या है। ठीक है, जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, वहां क्या होता है? कृतवाच्य होता है। क्रिया जो कह रही है उसका जो मुख्य पात्र है वो कर्ता होना चाहिए, तब क्या होगा? वहां कृतवाच्य होगा। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, और क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, क्रिया के वचन और कर्ता के अनुसार होते हैं। मतलब जो क्रिया का वचन होगा ना वो कर्ता के अनुसार होगा। अब इसमें देखो कौन सी ऐसी क्रिया लगी हुई है जिसमें कर्ता के अनुसार वचन लगा हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राम ने सरला ने फल खाई, फल के अनुसार लगी हुई है फल खाई। सरला ने फल खाया, फल के अनुसार लगी हुई है। सरला ने फल खाई, ये भी फल के अनुसार लगी हुई है। सरला फल खाती है, ये सरला के अनुसार लगी हुई है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये कृतवाच्य है। सरला फल खाती है, इसमें क्या होता है? वचन कर्ता के अनुसार लगा होता है। ठीक है, कर्ता हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या लगी है? क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग की प्रयोग हुई है, सरला फल खाती है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, वह किस समास का उदाहरण है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस समास का उदाहरण है तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, वेड़ियां नदियों को कहते हैं। मैं बता देती हूँ पहले ही, अब शायद आप आंसर बता दें। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, क्या है वो? त्रिवेणी कहते हैं उसको। ठीक है, जहां तीन वेड़ियां मिलती हैं, तीन नदियों का समाहार हो जहां, उसे त्रिवेणी कहते हैं। तीसरे पद त्रिवेणी का निर्माण हो गया है इसमें। ठीक है, क्या हो गया इसमें? बहुव्रीहि समास हो गया। कहाँ मिलती हैं तीन नदियां एक साथ? प्रयागराज में। ठीक है, त्रिनेत्र में भी बहुव्रीहि समास होगा और दसमुख में भी बहुव्रीहि समास होगा, त्रिवेणी में भी बहुव्रीहि समास होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्म करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कर्मकांडी, कर्मठ, कठोर या कुकर्म? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका ऑप्शन? ये तो आसान प्रश्न है।
चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कर्मकांडी किसे कहते हैं। कर्मकांड करने वाले पंडित को कर्मकांडी कहते हैं। जो कर्मकांड करता हो अर्थात पंडित, उसे कर्मकांड कहते हैं। कठोर किसे कहते हैं? कड़ा, सख्त, निष्ठुर हृदय वाला व्यक्ति, उसे हम कठोर कहते हैं। कुकर्म किसे कहते हैं? बुरे कर्म करना, उसे हम कुकर्म कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची पूछा है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। केशव, अनंग, कौमुदी या भवानी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आंसर दीजिए, आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? भवानी किसका है? दुर्गा का, अंबा का, अंबिका का या जगदम्बा का। कौमुदी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है कौमुदिनी, कौमुदी। केशव तो आपको पता ही है किसका पर्यायवाची है? घनश्याम, गोपाल, कन्हैया, गिरधारी या कृष्ण का। बचा ऑप्शन हमारा बी, ये अनंग जो है कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, अनंग क्यों कहते हैं कामदेव को, ये भी मैं बता देती हूँ। कामदेव के लिए ये माना जाता है कि वो बिना शरीर के ही प्राणियों में बसते हैं। जिसका शरीर ना हो उसे अनंग कहते हैं, इसलिए उन्हें अनंग नाम दिया गया है। बिना शरीर के वो प्राणियों में बसते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है ऐसा जो तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है या रसमंजरी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ग्रंथ है जो तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रसमंजरी। दोहावली तुलसीदास जी द्वारा रचित है, गीतावली भी है, विनय पत्रिका भी है, रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी किसके द्वारा होगी, ये भी हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो रसमंजरी नंददास द्वारा रचित है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, नंददास द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारा, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। इनमें से कोई नहीं, संयुक्त वाक्य बनाना है हमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सभी को पता है संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, मैंने ये बताया भी है और लिखवाया भी है आपको। जल्दी से आप आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, और योजक चिन्ह से जुड़कर जब दो वाक्यों को किसी योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक चिन्ह मैंने लिखवाए थे, मैं फिर से लिखवा देती हूँ। और, फिर, अथवा, इसलिए, नहीं तो, किंतु, परंतु, फिर भी, ये योजक चिन्ह है
जिनसे पहचान हो जाती है कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। राम घर गया ये भी अलग वाक्य है और उसने माँ को देखा ये भी अलग वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और संयोजक चिन्ह से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दांतों तले उंगलियां दबाना का अर्थ मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दांतों तले उंगलियां दबाना, इसका अर्थ पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? दांतों तले उंगलियां दबाना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आश्चर्य करना दांतों तले उंगलियां दबाने का अर्थ होगा, या इसे कह सकते हैं दंग रह जाना भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खग जाने खगी की भाषा। इसका अर्थ पूछा है, खग जाने खग ही की भाषा। अर्थ बताना है इसका हमें। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? इसे तो आप यूज भी बहुत करते होंगे, खग जाने खग ही की भाषा। जब सामने वाला आपसे कोई बात कह रहा हो और आपकी समझ में ना आए तो आप क्या बोलते हो? खग जाने खग ही की भाषा, हमारी समझ में नहीं आ रही आपकी भाषा, है ना। हर किसी की भाषा हर किसी के समझ में नहीं आती। जैसे डॉक्टर की भाषा स्टोर वाले को समझ में आती है और किसी को समझ नहीं आती। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। यह समान प्रवृत्ति वाले लोगों की ही भाषा एक दूसरे को समझ आती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द। अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जिसे बुलाया न गया हो। ये भी महत्वपूर्ण है, आसान है पर महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया है कई बार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसे बुलाया ना गया हो, अपने आप आया हो बेचारा, बिना निमंत्रण के। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, बिना निमंत्रण के ही आ गया बेचारा। अनबोला किसे कहते हैं? जो बोलता ना हो। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अभ्यागत किसे कहते हैं? सामने आया हुआ मेहमान, कोई भी हो सकता है वो मेहमान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में रस पूछा है, कौन सा रस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वीर रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है, करुण रस है। वैसे पंक्तियों को पढ़ के आपको पता चल गया होगा कौन सा रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसमें रस। अलंकार भी बता देना, क्योंकि इसमें अलंकार भी पूछ लेता है, कौन सा अलंकार होगा। जल्दी से दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कौन सा इसमें अलंकार होगा और कौन सा इसमें रस होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं।
क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रौद्र रस होगा। ये उस समय का है, उस समय की लाइन है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, और ये अर्जुन के द्वारा बोली गई लाइन है। ये अर्जुन के बारे में है। अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण ऐसे कांप उठा जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर। जब अर्जुन को पता चला था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उस समय की बात है ये। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अलंकार कौन सा है। मानो आया हुआ है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें मानो से हम क्या आएगा? मानो से उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यदि इसमें अलंकार पूछे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लेकिन यदि रस पूछे तो रौद्र रस होगा। रौद्र रस क्यों है? क्योंकि अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा। जब सबसे पहले रौद्र रस में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अर्जुन की प्रतिज्ञा, उसमें से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शादी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है, तुर्की भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है या जापानी भाषा का है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शादी किस भाषा का शब्द है? कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। अपनी अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इस शब्द के अर्थ हैं लोगों के दिमाग में। चलिए, ये शब्द आया कहाँ से है ये आज जान लेते हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी आबाद कर दी इस शब्द ने, बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चलिए आंसर लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो शादी है, ये शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। अरबी शब्द साद से बना है ये, और फारसी भाषा का शब्द है शादी। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपको कल के लिए होमवर्क है, ये विवाह बताना है, विवाह किस भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए। गोदान किसकी कृति है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की, अज्ञे की, जयशंकर प्रसाद की, निराला जी की? गोदान चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दो। ये तो मैंने बताया है आपको। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गोदान प्रेमचंद की कृति है। आपके लिए कल के लिए ये होमवर्क में प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी का असली नाम बताना है आपको, क्या था। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का असली नाम नहीं है प्रेमचंद, आपको असली नाम बताना है। ठीक है, मुझे नहीं पता, कल को आपको बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सुरभि का पर्यायवाची है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सुरभि का पर्यायवाची पूछा है, क्या है? गाय है, भैंस है, हिरण है या सिंह है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सुरभि का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। सुरभि का पर्यायवाची सुरभि, चलिए देख लेते हैं एक बार। सिंह किसका पर्यायवाची है ये देख लेते हैं पहले। शेर, वनराज और मृगराज का। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, सुरभि का पर्यायवाची नहीं है ये। हिरण को देख लेते हैं, हिरण के पर्यायवाची क्या होते हैं? हिरण किसका पर्यायवाची है? सारंग का, कुरंग का और मृग का। भैंस
महिषी। एक ऑप्शन बचा हमारा, सारे ऑप्शन कट गए। गाय। गाय का पर्यायवाची क्या होता है? सुरभि, गौ, धेनु, भद्रा, रोहिणी, ये गाय के पर्यायवाची होते हैं, तो सुरभि भी गाय का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द दिया हुआ है और पूछा है कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अव्ययी भाव समास होगा प्रतिदिन में। क्यों होगा अव्ययी भाव समास, ये भी देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है कि उसने उपसर्ग लगा होता है। प्रतिदिन शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और दिन मूल शब्द है। ठीक है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो पहले, उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। आम खाओ पेड़ मत गिनो, इसका अर्थ पूछा है। आम खाओ पेड़ मत गिनो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। अपने काम से काम रखना, व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, दूसरे काम में दखल देना। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। क्या होगा? आम खाओ पेड़ मत गिनो। आप यूज़ बहुत करते होंगे इसको, और आंसर भी सभी दें। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आम खाओ पेड़ मत गिनो का मतलब है व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करें। अपने काम से मतलब रखना, फालतू की बातें नहीं करना, इसका ये अर्थ होगा। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इतनी देर तक मुझे देखने के लिए या सुनने के लिए धन्यवाद।